नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारी आज की खास पेशकश है औरंगजेब से प्यार, सियासत आर पार। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म छावा की दहाड़ बरकरार है, तो इसी बीच अबू आजमी के औरंगजेब प्रेम ने सियासी पारा हाई कर दिया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इलाज करने की बात तक कह दी। तो क्या है ये पूरा विवाद, क्यों गरमाई है इस पर सियासत, इस पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश भर के सिनेमाघरों में संभाजी महाराज पर बनी फिल्म छावा छाई हुई है, तो औरंगजेब पर दिए ज्ञान के बाद देश भर में सियासी पारा भी हाई हो चुका है। सबसे पहले बयान के विरोध में आ रहे रिएक्शन सुनिए। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। अब आपको इस प्रतिक्रिया से पहले हुई क्रिया के बारे में बताते हैं। पूरा विवाद महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी के बयान के बाद गरमाया। आजमी ने औरंगजेब को महान बताया। हमें गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए हैं। मैं इसे क्रूर शासक नहीं मानता। छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच धार्मिक नहीं बल्कि सत्ता और संपत्ति के लिए लड़ाई थी। अगर कोई कहता है कि ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान को लेकर थी तो मैं इस पर भरोसा नहीं करता। हालांकि देश भर में हुए विरोध के बाद अबू आजमी ने बयान वापस ले लिया, पर पानी सिर से ऊपर जा चुका था। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में आजमी का विरोध हुआ। उन्हें विधानसभा सत्र से निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद खुद सपा प्रमुख अखिलेश आजमी के समर्थन में उतरे। उधर विरोध के बाद अबू आजमी ने खुद की जान को खतरा बताया। मैं अपने बयान को इसलिए वापस ले रहा हूं, हालांकि मेरा बयान नहीं है, यह बयान तो हिस्टोरियन लोगों का है कि लोगों में एक आहत हो गई है, लोगों को एक गलत तरीके से मेरे खिलाफ भड़का दिया गया है, इसलिए मैं अपने बयान को अपने वापस लेता हूं। फिल्म छावा में औरंगजेब की यातनाओं के बारे में बताकर लोगों को भारत के सही इतिहास बताए जाने का दावा किया गया है, तो ऐसे बयान विलेन को हीरो बताने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस मुद्दे पर कई नजरिए सामने आ रहे हैं जो बहस को और गरमा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आखिर क्रूर क्यों खास हो गए? क्या इतिहास को गलत बताया जा रहा है? तमाम चीजें इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ बड़े सवालों का हम रुख करते हैं। बड़े सवाल ये, इतिहास के किरदारों को लेकर आखिरकार सियासत क्यों? सवाल नंबर 2, औरंगजेब को महान बताकर आखिरकार आजमी साधना क्या चाहते हैं? सवाल नंबर 3, एक फिल्म को क्या हिंदू मुसलमान की लड़ाई बनाया जा रहा है? यह बड़ा और अहम सवाल है। फिल्म को लेकर तमाम चीजें या तमाम चीजें पहले ही चर्चा में थी, अब फिल्म ने उसको और बढ़ा दिया है और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जो हैं, चलिए उनका परिचय करा दें। डॉक्टर प्रेम व्यास, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रेम व्यास जी। यश भारती जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। यश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद जय तिलक जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं अरविंद जी आपका भी। और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी। शरद जी, मैं शुरुआत आप ही से करना चाहता हूं। इतिहास के कैरेक्टर, और हम जानते हैं केवल इस फिल्म को लेकर नहीं, लेकिन अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, तो ये जो चरित्र है इनको पूजा जाता है यहाँ पर, औरंगजेब दुश्मन की तरह। इस तरह का विवाद और किस तरह से देखते हैं ये टिप्पणी जो आजमी ने की है? देखिए, अगर इतिहासकारों के नज़रिए से हम देखें तो जितने भी ब्रिटिश और भारतीय इतिहासकार हैं, उन्होंने औरंगज़ेब के बारे में ये बात कही है कि वो एक धर्मांध शासक था। यानी उसने ये ज़रूर है कि मुग़लों के शासन के विस्तार के लिए उसने महत्वपूर्ण काम किए, लेकिन उसमें उन कामों में पवित्रता नहीं थी। उसके पीछे सोच ये थी कि अपना विस्तार करो, निर्ममता से करो, बर्बरता से करो और आगे बढ़ो। और इसी के साथ
उसकी ये भी सोच थी कि रास्ते में, औरंगजेब की ये भी सोच थी कि जो भी रास्ते में आए वो उसका पिता भी क्यों ना हो या उसके परिवार का ही कोई सदस्य क्यों ना हो, उसको भी, जिसने अपने पिता को ही 6-7 वर्षों तक कारागार में कैद रखा हो और जिसके पिता ने ये बात कथित रूप से कही हो कि ऐसी औलाद खुदा किसी को न दे। बल्कि एक किंवदंती तो ये भी कही जाती है कि शाहजहां ने जेल में एक बात कही थी, ए पिसर तू अजब मुसलमानी, ए पिसर तू अजब मुसलमानी, बपिदरे जिंदा आप तरसानी, आफरीन बाद हिंदवान सदबार, मैं देहद पिदरे मुर्दारावा दायम आप। इसका मतलब ये है कि क्योंकि वो जेल में सिर्फ जरा सी एक मटकी, एक हांडी जैसी मटकी जो रहती है बहुत छोटी सी, उसमें पानी भेजता था अपने पिता के लिए। तो उसके पिता ने ये बात औरंगजेब को, जो कहा जाता है कि एक चिट्ठी लिखी, उसमें कहा कि तू अजब मुसलमान है जो अपने बाप को पानी के लिए तरसा रहा है, और धन्य है वो हिंदू जो अपने दिवंगत पुरखों को भी पानी देते हैं उनको तृप्त करने के लिए। तो देखिए, ये उसके चरित्र के बारे में, औरंगजेब के चरित्र के बारे में ये बात। लेकिन सवाल ये भी है कि ऐसे अनेक चरित्र हैं इतिहास में, और क्या हम उनको पकड़कर अभी बैठ जाएंगे और उनको लेकर समाज के सौहार्द को बिगाड़ेंगे, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। उस तरफ कतई नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जैसा इतिहासकारों ने कहा है, कि औरंगजेब की इसी विस्तारवादी नीति ने जो उसके खिलाफ आक्रोश पैदा किया, मुगलों के लिए कील ठोकी, और मराठा साम्राज्य का उदय भी औरंगजेब की इन्हीं नीतियों के कारण हुआ। इसलिए महाराष्ट्र में ये कह के आज़मी साहब ने थोड़ी मुसीबत तो बुला ली है अपनी, क्योंकि वहाँ औरंगजेब घृणा के तौर पर देखे जाते हैं, क्योंकि मराठा साम्राज्य से जो भिड़ंत हुई है, और उस भिड़ंत में जो छावा, जिन्होंने भी इतिहास पढ़ा है वो सब जानते हैं कि बहुत यंत्रणा देकर छावा को, शिवाजी के पुत्र को, बहुत निर्ममतापूर्वक मारने का काम किया गया था। और इस वजह से भी ये बात है। तो बोलने का संयम, चाहे वो औरंगजेब के खिलाफ बोला जाए या समर्थन में बोला जाए, ये रखना बहुत ज़रूरी है। जी यश जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, आपकी तरफ इसलिए मैं आ रहा हूँ क्योंकि इसका उत्तर तो आप ही को देना है कि देखिए, समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता अगर महाराष्ट्र में कहे तो अबू आज़मी है। 2 सीटें आई, उनमें से एक उनकी सीटें हैं और काफ़ी माना भी जाता है उनको, उनकी कार्यशैली भी अच्छी मानी जाती है। लेकिन क्या आपको लगता है, जैसे शरद जी भी कह रहे थे, एक मुसीबत मोल ले लिया अपने महाराष्ट्र में इस तरह का बयान देकर? नहीं, देखिए, शरद जी ने बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया सारी चीज़ों को कि औरंगजेब किस तरीके का राजा था। उसने अपने विस्तार के लिए सारी चीज़ें कही। जिस चीज़ को क्रूरता का नाम दिया जा रहा है, अगर हम मध्यकाल का इतिहास देखें, ये मेरा इतिहास बनाया हुआ नहीं है, आपका इतिहास बनाया नहीं, इतिहासकारों ने इतिहास बनाया, उसको हम और आप पढ़ते हैं, उसी का वाचन करते हैं, उसी का अध्ययन करते हैं। बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, जिसको देश की सबसे बड़ी परीक्षा कहते हैं, जिसको IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, वो भी इस इतिहास को पढ़ते हैं। और उस इतिहास में दर्ज है कि मध्यकाल में अपने शासन को बनाए रखने के लिए तलवार का राज चला करता था। आप कल्पना कीजिए कि आपके पैरों के नीचे गर्दनें कटी हुई हैं, हाथ कटे हुए हैं, पैर कटे हुए हैं, लहू बह रहा है और आप उसके ऊपर चल रहे हैं। ये क्रूरता कहलाएगी। लेकिन मध्यकाल में जितने राजा हुए, चाहे शिवाजी महाराज हो, संभाजी हो, चाहे औरंगजेब हो, सब ने ये वीरता, महाराणा प्रताप की तलवार के बड़े किस्से सुनाए जाते हैं, सर धड़ से अलग कर दिया, तो ये वीरता का प्रमाण था। तो राजा महाराजाओं की उस क्रूरता और वीरता के अगर हम बीच में आएंगे, तो आज का जो दौर चल रहा है, अगर हिंदू राजा ने मुसलमान राजा को मारा तो वो वीरता है, और अगर मुसलमान राजा ने अगर हिंदू राजा को मारता वो क्रूरता है। तो ये वीरता, विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन देखिए, क्रूरता का अर्थ किसी को निहत्थे व्यक्ति को कैद में रखकर नाना प्रकार की यंत्रणाएं देकर उसको मृत्यु तक पहुंचाना, ये कायरता है, ये क्रूरता है, ये बर्बरता है। बाकी युद्ध में अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हर व्यक्ति लड़ता है। मुगल अपने लिए लड़े, और मराठा हो या राजपूत साम्राज्य के जितने भी पुरोधा राजा रहे हों, उन्होंने अपने लिए लड़ाई। लेकिन आप इन दोनों को एक तराजू पर नहीं रख सकते कि वो समय ऐसा था कि बर्बरता और निर्ममता का दौर था। नहीं, मैं बिल्कुल दोनों को तराजू में नहीं रख रहा। मैं यहाँ क्रूरता की बात कर रहा हूँ और वीरता की बात कर रहा हूँ कि जो उस दौर में क्रूरता और वीरता का परिभाषा जो आज के दौर में ली जा रही है, उसकी बात कर रहा हूँ।
लेकिन यहां जो संभाजी महाराज को लेकर के बात हो रही है, औरंगजेब को लेकर के जो बात हो रही है, संभाजी को लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग बहुत खुश हो जाते हैं तो उनको इतिहास पढ़ने की वाकई में जरूरत है। क्या सावरकर कहते थे, क्या गोलवलकर कहते थे, शराबी, अय्याशी और गुस्सैल कहते थे, ये सब बातें सावरकर और गोलवलकर ने किताबों में, कई किताबें मौजूद है, तब ये जस्टिफाइड करेंगे उन सब बातों को, तब दूसरे पक्ष में चले जाएंगे। इतिहास इतिहास रहेगा, चाहे वो आप पढ़ें, चाहे मैं पढ़ूं, चाहे गोलवलकर पढ़ें, चाहे सावरकर पढ़ें। ये सावरकर और गोलवलकर ने जो लिख दिया है उसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो पढ़ने की आप जरूरत क्या है। इसको क्रूरता की जगह वीरता मानते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं मानता, मैं इतिहास के लोगों के इतिहास को मानता हूं और आप भी उसी को मानते हैं। ना आपने देखा ना मैंने देखा, जो इतिहासकारों ने लिख दिया उस इतिहास को हमें मानना पड़ेगा, चाहे हम माने या ना माने, लेकिन दुनिया उसको मानेंगे, दुनिया उसको। अंतिम बात जी, ये जो बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से और नफरत की बात से, अबू आजमी साहब ने बाहर एक बात कही विधानसभा के बाहर, उन्होंने उस बात को वापस भी ले लिया ताकि विधानसभा चले, लेकिन फिर भी विधानसभा से बाहर करना ये भी क्रूरता की श्रेणी में आएगा, जिस क्रूरता को हम कह रहे हैं कि निहत्थे को लेकर के बात हो रही है, जो आदरणीय शरद जी ने भी बात कही कि जब उन्होंने बयान वापस ले लिया, माफी ले ली और सब चीजें कर ली, और फिर विधानसभा से उनको बहिष्कार करना, जहां विधान बनेगा, नियम बनेंगे, उनके वोटर जिन्होंने 5 लाख वोटरों ने उनको वोट दिया है, उनके हक अधिकार की बात करेगी, तो वंचित करना, यही लोकतंत्र खत्म करना, संविधान खत्म करना समाजवादी पार्टी। जैसे कि आपने कहा कि न आप मानते न हम मानते, हम कोई चीज नहीं मानते, इतिहास को हम मानते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को कांग्रेस काफी मानती है। इसलिए डॉक्टर मधुरिमा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, आपका भी स्वागत करते हैं। और मधुरिमा जी, आप क्या कहेंगे, क्या इस बयान के आप साथ जाना चाहेंगे या इसका विरोध करेंगे खुलकर? मैंने साहित्य भी पढ़ा है और थोड़ा थोड़ा इतिहास भी पढ़ा है। एक बात कहना चाहती हूँ, अगर हम बाबर से लेकर के बहादुर जहाँ सफर तक उनका पूरा इतिहास पढ़ें तो एक बात आएगी, इसमें युद्ध की विभीषिका इससे पहले भी थी, युद्ध पहले भी हुए थे, दोनों पक्षों में हुए थे। लेकिन मैं आज के समय में अगर इस संदर्भ में बात करूं तो मैं कहना चाहती हूं कि हमारे देश में आज केवल सारे मुद्दों को छोड़कर एक ही मुद्दा रह गया है। अगर हिंदू और मुसलमान, औरंगजेब और बाबर, शाहजहां और अकबर को हटा दो तो इनके पास कहने के लिए बचा क्या है, मैं ये कहना चाहती हूँ। आज जब 1924 में लोकसभा का चुनाव होता है तो देश के जो प्रधानमंत्री जी थे वो उस समय भी हैं और इस समय भी हैं, उन्होंने जा करके क्या क्या कहा था, है ना। एक तरफ आप हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं और सऊदी अरब वाले जो लोग आते हैं उनसे आप गरीब मिलते हैं, और यहाँ के जो हमारे लोग हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुस्लिम समाज के लोग हैं या अल्पसंख्यक लोग हैं या गरीब लोग हैं, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है। तो मुख्य बात ये नहीं है कि महाराष्ट्र में अबू आजमी साहब ने क्या कह दिया, मुख्य बात ये है कि हिंदुस्तान की राजनीति, हिंदुस्तान के लोग जा किधर रहे हैं, हिंदुस्तान के नेता किधर जा रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि लोकसभा के इलेक्शन में जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं, विपक्षी लोगों को जो इतने बड़े राजनीतिक त्याग और बलिदान से जिन लोगों ने अपना जीवन मतलब खत्म कर दिया, आज उनके परिवार के लोगों को जब वो बोलते हैं, मुजरा तक बोल देते हैं, तो बताइए कि हिंदू और मुसलमान मुजरे की बात है, आपकी भैंस ले जाएंगे, आपकी गाय ले जाएंगे, आपके घर में घुस के मारेंगे, इसका मतलब क्या है। ये तो इतनी अनोखी बात है कि जब देखो तब हिंदू और मुसलमान, जब देखो आप दलितों के साथ उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। आप देखिए कल परसों ही एक लड़के को बारात जा रही थी, आज ही के अखबार में पढ़ा कि उसको घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया, बारात नहीं निकलने दी, पुलिस ने बारात। मधुरिमा जी, आप जो बातें कह रही है वो चलिए ठीक है, मान लीजिए, आप कह रही हैं जाति व्यवस्था पर भी आप बात कर रही हैं, तमाम चीजें, लेकिन इस बयान के बारे में तो कुछ बताइए। आप या तो समर्थन में जाइए या उसका विरोध कीजिए। नहीं, यहाँ एक और मधुरिमा जी, यहाँ एक और बड़ा सवाल है। एक विनम्रता से मैं ये भी बात कहूँगा कि आज हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जिसका आधार ही रिलीजन रहा, वो भारत की तारीफ करता है, भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करता है, भारतीय क्रिकेट टीम की तारीफ करता है, जबकि कड़वाहट 47 के बाद से उसकी रगों में घोली गई भारत को लेकर। तो ये समझना पड़ेगा। और भारत के मुसलमान भी जो हैं, मैं कहूँगा वो मुख्य धारा के मुसलमान हैं। कितनी कोशिश आप लोग बार बार ये बात हम लोग ज़रूर करते हैं, मीडिया हो या राजनेता हो, लड़ाने की कोशिश हो रही है। आप देखिए, इस देश के मुसलमान ने राम मंदिर बना, बहुत शांति से स्वागत किया, ट्रिपल तलाक की बात हुई, बहुत शांति से स्वागत किया, समान नागरिक संहिता की बात हुई, उसने स्वागत किया। आखिर ये भड़कावे वाले बयान तो हमारे शायद हो जाते हैं राजनेताओं की तरफ से,
और कई बार मीडिया का भी, माफ कीजिएगा, मुझे स्वीकारने में झिझक नहीं, थोड़ा तड़का लग जाता है उसका। वरिष्ठ पत्रकार हैं अरविंद जी, उनकी भी एक छोटी राय इस पर लेनी चाहिए। जी अरविंद जी। जी जी ललित जी, देखिए कहावत है कि सच्चाई बाल की तरह होती है, आप उसे जितना दबाएंगे उतना ही उछलेगी। इस पूरे विमर्श के दो आयाम हैं। एक तो इसका अपना एक ऐतिहासिक पक्ष है, दूसरा इसका जो है राजनीतिक पक्ष है। ऐतिहासिक संदर्भों में जाए तो दुनिया को छोड़िए कौन क्या कहता है, भारत पाकिस्तान के जो इतिहासकार हैं किन संदर्भों में औरंगजेब का महिमा मंडन करें या विरोध करें, लेकिन जो तमाम ऐसे निरपेक्ष इतिहासकार रहे हैं जिसपे स्टैनली अल्बर्ट का भी नाम आता है, जिन्होंने जो है न्यू इंडियन हिस्ट्री किताब लिखी है, जिसमें साफ उन्होंने लिखा है कि औरंगजेब जब मरने लगा तो अपने बेटे आजम शाह और काम बख्श को पत्र लिखा। उस पत्र में स्वयं वो लिखा है कि मैं कितना बड़ा पापी था कि जो मुझे सांसें मिली उसमें एक सांस भी मैं ढंग से जो है नेक नियति के साथ काम नहीं किया। उसने कहा कि मेरी कब्र पर छांव न मिले ऐसी जगह पर मुझे दफनाया जाए। मैं किस मुंह से जो है अल्लाह के सामने जाऊंगा, क्योंकि मैं जीवन भर जो है लोगों का कत्ल किया है। अब देखिए उसके 21 सूबे थे, उसके राज्य में 21 सूबों में जो है 9 अप्रैल 1669 को उसने जो एक आदेश जारी किया है कि हिंदुस्तान के जितने मंदिर हैं उनको ध्वस्त कर दिया जाए। अभी समाजवादी पार्टी के कह रहे थे वीरता क्रूरता, सवाल वीरता क्रूरता का या नहीं है, आप दूसरे धर्म को लेकर के आपका नजरिया क्या रहा है, इसका सबसे बड़ा चीज है। और जिस तरह से उस आदेश के बाद जो है सोमनाथ से लेकर के बनारस के काशी विश्वनाथ तक मंदिरों को तोड़ा किया गया, धूल किया गया, लूटा गया। आप किस मुंह से जो है ऐसे शासक को कहते हैं? बिल्कुल अरविंद जी, लेकिन यहाँ मुझे लगता है ये भी याद रखना जरूरी है कि एक तरफ औरंगजेब है तो एक तरफ नजीर अकबराबादी भी हैं, एक तरफ अब्दुल रहीम खान खाना भी हैं, और एक तरफ जो अवध के नवाब हुए वाजिद अली शाह, जिनके बारे में ये दावा है कि कृष्ण भक्त होते थे। तो मुस्लिम नवाबों में और मुसलमानों में भी उस दौर के जो मुस्लिम रहे हैं, उन्होंने भारत की संस्कृति के साथ समरसता करते हुए घुलने मिलने की भी कोशिश की है। तो सब ये दोनों तस्वीर के दो पहलू हैं। जिस तस्वीर को आप उभार के सामने पेश कर देंगे उस तस्वीर से, और सियासत ये काम कई बार जाने अनजाने में करती है। एक छोटी टिप्पणी फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, देखिए ललित जी, राजनीति मौके की मोहताज होती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक जो है मौका जो है अबू आजमी साहब ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई भी जो है व्यक्ति जो है सभी मुसलमानों को एक नजरिए से देखता है। इसी देश में तमाम ऐसे मुसलमान हैं जिनको जो है लोग कितनी इज्जत बख्शते हैं, उनकी देशभक्ति को लेकर के उनकी चर्चा करते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि कोई जो है राष्ट्रद्रोही रहा हो और कोई जो है राष्ट्र का जो एक मिजाज के साथ खेलता रहा हो। बढ़िया बात कही आपने। महिमा मंडन हम करें। बिल्कुल। औरंगजेब को लेकर के, अकबर को लेकर के तमाम ऐसी धारणाएं हैं कि दोनों। चलिए बीजेपी का एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। बिल्कुल। और जय जी आप बताइए, एक डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जिस वक्त छावा पूरे दुनिया भर में, खासतौर पर महाराष्ट्र में तो जबरदस्त छा रही है टॉकीजों में, ऐसे समय में अबू आजमी का ये बयान आना, आपको तो बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया सर? नहीं, देखिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी, जब लंडन संडे गार्जियन ने छापा था अपने एडिटोरियल पेज पे कि अब भारत में वो सरकार है जो पूरी तरह से भारतीय मानसिकता के साथ में। तो मुझे लगता है जिस तरह से संस्कारों का उदय आज भारत में हुआ है, आप देखेंगे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरफ हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों प्रेरित हो रहे हैं। लेकिन ये तो वही लोग हैं ना, आदरणीय शरद जी ने जो उल्लेख करा था कि याकूब मेमन के नमाजे जनाजा में हजारों लोग एकत्र हो जाते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नमाजे जनाजा में कितने लोग एकत्र होते हैं। उसका कारण यही तुष्टिकरण वाली राजनीति है ना, किसी लोगों को बांटे रखना है, किसी लोगों को काटे रखना है। उन लोगों को जो कट्टरपंथी है, और आज भी मुझे लगता है कि जिस तरह से कहा गया कि वीरता है, ये वीरता को कलंकित करता है। गुरु तेग बहादुर की गर्दन काट दी गई, उनके भाइयों को जिंदा जला दिया गया। जिस दुर्दांत व्यक्ति ने काशी विश्वनाथ को तोड़ दिया, मथुरा को तोड़ दिया, अपने भाइयों को दारा मुराद शुजा मुराद दारा शिक्कों को मार दिया, पिता को पानी नहीं दिया, उससे आप क्या प्रेरणा लेना चाहते हैं और उसकी प्रेरणा से आप क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? छोड़ दीजिए भारत के किसी व्यक्ति ने क्या कहा, आपने कहा। हम तो कहते हैं ना कि मुगलों का डीएनए और भारतीय मुसलमानों का डीएनए कभी एक नहीं हो सकता। भारतीय मुसलमान भारतीयता के साथ में एक होकर जीना चाहता है। पर जो लोग, जैसे जब नाम रोड का नाम बदला गया औरंगजेब रोड का,
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रखा गया, तब भी विरोध के स्वर गूंजे थे। ये वही लोग हैं ना जो तुष्टीकरण चाहते हैं। मात्र कुछ वोटों के कारण मुझे लगता है कि जिस तरह से मजहबी कट्टरता की आंधी जी जी बिल्कुल प्रेम जी, जब आप आक्रांताओं की बात करते हैं तो चलिए देश की बात हो गई, लेकिन जब आप तुष्टीकरण की बात करते हैं तो यही हिंदू मुस्लिम हो जाता है। यश जी आप क्या बताएंगे? सीधा सीधा आरोप है, बड़ा आरोप। एक चीज मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा ललित, कि इतिहास के खुरेंजी पन्नों से हमें कोई सबक नहीं चाहिए कि ज्यूज के खिलाफ, यानी इजराइल में रहने वाले जो निवासी हैं वहाँ, अब उनके खिलाफ जो काम हुआ कि मीन कैंप जिन्होंने पढ़ी है, हिटलर का जो उपन्यास है मीन कैंप की, किस तरह गैस चैम्बर्स में यहूदियों को मारा गया। लेकिन ये एक उन्माद होता है। हिंसा किसी धर्म और जाति के नाम पर जायज़ नहीं ठहराई जा सकती, चाहे वो 47 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय हुई हिंसा सिर्फ एक उन्माद है। 84 में सिखों के विरुद्ध जो दंगों के विरुद्ध जो कुछ हुआ वो आप देखेंगे वो एक उन्माद है। जी, समाजवादी पार्टी की तरफ हमारे यश जी। आदरणीय शरद जी ने जो बात करी, 84 के दंगों की भी बात करी, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बड़ा ज्ञान दे रहे थे, अच्छी बात है, ज्ञानी है। सिख दंगों में जो जायज़ ठहरा रहे थे और ये कह रहे थे कि सिखों को चुपचाप सहना चाहिए था, नानाजी देशमुख, उनको भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये भी इतिहास है और इतिहास में दर्ज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम बात कहते हैं। गुजरात मॉडल देश में पेश किया। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद के गुजरात में हुआ। आज के दौर में हम बात करें तो वो गुजराती थे। अब गुजराती थे और उनकी मृत्यु जो हुई वो मृत्यु भी महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुई। जिए यहीं मरे यहीं, सारे मुसलमान जिए यहीं मरे यहीं, सारी बातें अब इतिहास में दर्ज है। वो अच्छे थे बुरे थे। ये भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं, शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था, प्रदीप पटेल हैं। ये भगवान श्री राम को अय्याशी की पैदाइश कहते हैं। ये कहते हैं कि ऋषि और उनकी माताजी का संगम हुआ था, उनसे पैदा प्रभु राम हुए। नहीं, विषय यही है, विषय यही है। शरद जी किसी भी सर फिरे व्यक्ति की माफ कीजिएगा, कोई इस तरह की बात कर दे तो उसको यहाँ उठाने का कोई अर्थ नहीं। एग्जैक्टली शरद जी, समाजवादी पार्टी के कामों की बजाय बीजेपी के कामों की लिस्ट है। शरद जी, मेरा निवेदन है, मैं यही बताना चाहता हूँ कि 2023 में प्रेस वार्ता के माध्यम से मैंने एक किताब दिखाई, उसके बाद भी 23 में भारतीय जनता पार्टी ने उस व्यक्ति को टिकट दिया, दोबारा विधानसभा भेजा। यही सरफिरापन है भारतीय जनता पार्टी का, जो धर्म के आधार पे जो ये कह रहे हैं कुंभ में कोई मुसलमान नहीं जाएगा, जो अब कह रहे हैं ब्रज में कोई मुसलमान नहीं जाएगा, लेकिन महाकुंभ में दुनिया को आमंत्रित करते हैं, देश के मुसलमानों को प्रतिबंधित करते हैं। कुंभ में पूरा काम जो किया गया है, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, उसमें सैकड़ों मुसलमानों का हाथ है, जो वहां प्लम्बर के तौर पर, लाइटमैन के तौर पर काम कर रहे थे। ये कुछ संतों की तरफ से आई हुई बातें हैं, इनको इस तरह से ले लेना कि ये कोई फरमान या फतवा जारी हो गया। भारत ना उस तरह का देश है, ना यहाँ कोई फतवा। हाँ, आपकी राजनीतिक उलझनें हो सकती हैं कि कांग्रेस के बारे में जो कहा जाता है, डॉक्टर मधुरिमा शर्मा है, बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं और इमिनेंट हिस्टोरियन भी जान पड़ती हैं। कांग्रेस से त्रुटि मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपकी समझ में ये फेर आया कि नहीं, ये कहना है, ये नहीं कहना है। आपको ये देखना पड़ेगा कि एक बड़े परिप्रेक्ष्य में आप चीज़ों को देखें। समाजवादी पार्टी की भी उलझन ये है कि आपको लगता है कि एक तबका नाराज हो जाएगा ये बात, जबकि देश का मुसलमान ये चाहता है, वो जानना चाहता है। जो बात डॉक्टर प्रेम व्यास कह रहे हैं कि वो कहता है हमारा डीएनए मुगलों का नहीं है भैया, हम वहां के आक्रांताओं से नहीं जुड़े हुए हैं, वो घुलना मिलना चाहता है। आज भारतीय मुसलमान हिंदू ज्योतिषियों के पास जाता है, भले ही खुलकर ना कहे। मैं ऐसे सैकड़ों मुसलमानों को जानता हूं। जी शरद जी, ये बातों में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सच है। लेकिन ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या होता है? औरंगजेब क्रूर था, बुलडोजर लेकर के क्रूरता कौन कर रहा है? बनारस के अंदर एक मेरी अंतिम बात, बनारस के अंदर उर्दू पढ़ाने का काम मिश्रा जी करते हैं, लेकिन संस्कृत पढ़ाने का काम जब जावेद करता है राजस्थान का, तो उसकी नियुक्ति पे प्रतिबंध लगाने का काम हटा दिया जाता है, बीजेपी हटा दिया जाता है। उस जावेद को राजस्थान के अपना इस्तीफा देना पड़ता है। म्यूजियम को आपने मुगल म्यूजियम नाम किस लिए दिया था?
क्या देश के जो वीर सपूत है उनके नाम कम पड़ गए थे 2014-15 में? मुगल म्यूजियम नाम क्यों दिया गया था? किस मानसिकता को प्रसारित कर रहे थे? दूसरा, चाचा जान ने खुद अखिलेश जी के लिए क्या शब्द कहे थे कि हमारे यहाँ कौन पैदा हो गया, वो किन कृत्यों के कारण कहा था, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। इसीलिए मैंने कहा व्यक्तिगत अगर टिप्पणी आप करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं जवाब देने के लिए बाध्य हूं। कोटेशन साइलेंट आपके लोगों ने कहा, वो बातें दोहरा रहा हूं जो आपके यहाँ दोहराई जा रही है। डॉक्टर मधुरिमा मेरी बनाई हुई बातें नहीं है। डॉक्टर मधुरिमा शर्मा जी। देखिए, मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर हम एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं ना, तो 4 उंगलियां हमारी तरफ उठती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रही हूँ ये बात। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जो रहा है ना, वो पहले इतिहास भारतीय जनता पार्टी अपना पढ़े, वो मुगलों का इतिहास बाद में पढ़ा है। और वर्तमान में जो आपने नाम लिए हमारे दूसरे साथी ने, उन्होंने नजीर साहब का नाम लिया है ना। आप देखिए कितने ऐसे साहित्यकार हैं, रसखान हुए जिन्होंने कृष्ण पर लिखा। तो मैं कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरा देश ही बर्बाद कर दिया। उन्होंने तो पूरे देश को ऐसे बांट दिया है। जो मुद्दे हैं, आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सेंसेक्स जो है डूब करके 84 लाख करोड़ पे चला गया है। 100 करोड़ लोग सड़क पर आ गए हैं। मेरा भी पैसा लगा हुआ है उस शेयर मार्केट में। आज पूछिए, जनता त्राई त्राई कर रही है, और ये हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। लेकिन डॉक्टर मधुरिमा शर्मा, आप इससे इत्तेफाक रखेंगी कि हिंदू मुसलमान की बातें कुंभ के पहले बहुत हुई, लेकिन क्या किसी मुसलमान की कोई नाराजगी कुंभ के दौरान सामने आई? क्या किसी ने कोई प्रदर्शन किया, कोई व्यवधान, कोई खलल डालने की कोशिश की? ये हमारे बयान है राजनेताओं के जो मुश्किलें पैदा करते हैं। ये हम हैं जो कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश करते हैं। मैं आप ही की बात नहीं कर रहा हूं, तमाम राजनीतिक दलों को मैं शामिल करके ये बात कह रहा हूं। आखिर अरविंद जी, बहुत कम से 10 सेकंड में आपकी टिप्पणी जी। देखिए, यहाँ सवाल भारतीय जनता पार्टी सत्ता कांग्रेस का नहीं है। आज की तारीख में भारतीय जनमानस अपना जुड़ाव जो है किस सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व के साथ कर रहा है, सबसे अहम सवाल यह है। कहा जाता है कि समंदर के कानून जहाजें तय नहीं करते। इस देश की जनता लोकतांत्रिक है और अपने ऐतिहासिक संदर्भों को अच्छी तरह जानती है कि उसके साथ क्या हुआ। तो आज अगर वह जो संभाजी के साथ जुड़ती है और कोई व्यक्ति आकर के उनके कत्ल करने वाला का महिमा मंडन करेगा, तो जनता उठ खड़ी होती है और फिर जो है उसी का प्रतिनिधित्व करते हुए राजनीतिक दल दिखाई देते हैं। आगे नहीं बढ़ा पाएंगे जी। एक लाइन में बस नहीं सर, समय बहुत कम है, बस एक लाइन में अगर आप बोलना चाहे तो बताइए। माननीय अखिलेश यादव जी ने महाकुंभ में जाने वाले लोगों के लिए टैक्स की माफी मांगी थी। देखिएगा इस पिक्चर को, योगी सरकार टैक्स में माफी दे देगी, लेकिन महाकुंभ जाने वालों को से पैसा वसूलने के लिए और आमदनी करने के सारे स्रोत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यश जी, आप भी तमाम चीजों की सफाई दे रहे हैं, लेकिन हमने ये भी देखा कि अबू आजमी, उनको तक बाहर आकर ये बोलना पड़ा कि उनको ये बयान वापस लेना पड़ा, यानी कि साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण देते हुए नजर आए। तो ये बड़ा मुद्दा है और इस पर सभी का ध्यान इसलिए भी है क्योंकि एक बड़ी फिल्म छावा जो राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि हम कहें महाराष्ट्र में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ऐसे मुद्दों पर राजनीतिक दलों को भी बड़ा सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि वोट बैंक का मामला तो होता है, लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि हिंदू मुस्लिम इसमें कुछ नहीं है। केवल ये इतिहास के पन्नों को खोलने वाली बात है, और इतिहास के पन्नों में जो आक्रामक था, जो आक्रांता था, वो आक्रांता ही था। वो ना तो हिंदू था, ना वो मुसलमान था। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यश जी, आपका शुक्रिया। अरविंद जी, आपका भी शुक्रिया। और शरद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।